Hello friend, welcome to my class. Today I am going to teach you chapter 4, The Rat Trap, from your book Fleming by Selma Lagerlöf. She was born in 1858 and died in 1940. She was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. A universal theme runs through all of them: a belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. This story is set amidst the mines of Sweden, rich in iron ore, which figure large in the history and legends of that country. The story is told somewhat in the manner of a fairy tale. यहाँ पर जो राइटर हैं वो 1858 में पैदा हुई हैं और 1940 में गुज़र गई, डेथ हो गई उनकी। और वो स्वीडिश राइटर थी और उनकी स्टोरीज़ बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई हैं। बहुत ही अच्छा लिखती थी, इसलिए सभी लोग पसंद करते थे। हर स्टोरी में उनकी एक बिलीव होती थी कि हर इंसान के अंदर कुछ अच्छाइयाँ ज़रूर होती हैं। और एक बात और थी कि उनका कहना था कि हर इंसान को, बुरे से बुरे इंसान को हम अच्छाइयों के द्वारा अच्छा बना सकते हैं। दिस स्टोरी इज़ सेट इन द एमिस्ट मीन्स स्वीडन के माइंस में ये स्टोरी जो है रैट ट्रैप ये की गई है, लिखी गई है। और स्वीडन फेमस है आयरन ओर के लिए, तो आपको इस स्टोरी में जो है आयरन ओर के बारे में जानने को मिलेगा, उसके माइंस के बारे में जानने को मिलेगा। उसका एक सीन है पूरा इसमें। और ये जो स्टोरी है वो एक फेरी टेल की तरह है। लेट्स गो एंड सी व्हाट इज़ देयर इन द चैप्टर। Once upon a time there was a man who went around selling small rat traps to wire. एक समय की बात है कि वहाँ मतलब एक रैट ट्रैपर था, एक आदमी था जो रैट ट्रैप्स बनाकर बेचता था। तार के द्वारा रैट ट्रैप बनाता था। रैट ट्रैप का मतलब होता है चूहेदानी। He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. वो ऑड टाइम में जब सब सो जाते थे तब उस समय वो जगकर रैट ट्रैप्स बनाता था। और वो रैट ट्रैप्स कैसे बनाता था? जो बेगिंग करके लाता था, जो भीख मांग के स्टोर से लाता था या बिग फार्म से वो उठा के सामान लाता था, उससे रैट ट्रैप बनाता था। बट इवन सो द बिज़नेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। फिर भी ये जो उसका बिज़नेस था रैट ट्रैप का, बहुत प्रॉफिटेबल नहीं था। सो ही हैड टू रिस्टोर to both begging and petty thievery to keep body and soul together. तो उसका ये बिज़नेस बहुत अच्छा नहीं चलता था, इसलिए उसको दोनों चीज़ करनी पड़ती थी। भीख भी मांगना पड़ता था और थ्रेवरी मतलब चोरी भी करनी पड़ती थी। बॉडी और सोल, ये एक इडियम है। बॉडी और सोल मतलब जीने के लिए उसको ये दोनों चीज़ें करनी पड़ती थी। Even so, his clothes were in rag, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eye. ये सारी चीज़ें करने के बावजूद भी उसके कपड़े फटे पुराने हुआ करते थे। उसके जो गाल हैं वो धसे हुए थे, पतले थे, अंदर की तरफ धसे हुए थे। एंड जो आँखें थीं उसमें भूख बिल्कुल साफ साफ झलकती थी। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. कोई भी इमेजिन कर सकता है। नो वन कैन मतलब कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता कि ऐसे वेगाबॉन्ड, जो वेगाबॉन्ड का मतलब होता है वॉन्डरर, जो जिनका घर नहीं होता, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते हैं, कि उनकी लाइफ कितनी दुखदाई और बोरिंग होती है। हु प्लॉड्स along the road, plods का मतलब होता है walk slowly in a careless manner road
लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, अपनी ही दुनिया में रहता था, अपनी ही सोच में. बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट. एक दिन ये जो आदमी है एक अलग ही सोच में चला जाता है. विच रियली सीम टू हिम इंटरटेनिंग, और वो बहुत मज़ेदार इसको लगती है. He had naturally been thinking of the rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole, वो रैट ट्रैप के बारे में ही सोच रहा था और उसी समय उसको एक आइडिया आया. और आइडिया क्या था कि द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, द होल वर्ल्ड with its lands and seas, its cities and villages was nothing but a big rat trap. वो कहता है ये सारी दुनिया क्या है, कुछ भी नहीं है, एक रैट ट्रैप है, एक जाल है. It had never existed for any other purpose than to set baits फॉर पीपल. ये कुछ नहीं है, लोगों के लिए चारे लगाए हुए हैं, जैसे हम चूहे पकड़ने के लिए चारा लगा देते हैं और चूहे चारे की तरफ अट्रैक्ट होके रैट ट्रैप में मतलब चूहेदान में फंस जाते हैं. वैसे ही इंसान भी यहाँ पर जो है पैसा है, जो मतलब हर चीज़ के लिए, पैसे के लिए, ज़रूरतों के लिए क्या होता है, रैट ट्रैप में फंस जाता है और उसी में फंसा रहता है. इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉय, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लोथिंग exactly as the rat trap offered cheese and pork, and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him and then everything come to an end. तो वो कहता है कि जिस तरीके से चूहेदानी में हम चीज़ या पोर्क लगा देते हैं, चीज़ आप जानते होंगे क्या होता है, और पोर्क सूअर का मांस होता है, सूअर की मीट को पोर्क कहते हैं. तो जैसे हम चीज़ और पोर्क लगाते हैं चूहे को अट्रैक्ट करने के लिए, वैसे ही ये सारी चीज़ें टेम्पटेशन है और इसमें जो भी आदमी फंसता है वो रैट ट्रैप में फंस जाता है और उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है. The world had of course never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. इस संसार ने इस रैट ट्रैपर को कुछ भी अच्छा नहीं दिया था, तो जब उसे दुनिया से कुछ भी अच्छा नहीं मिला है तो वो अच्छा सोच भी नहीं सकता था इस दुनिया के लिए इससे अच्छा. तो वो जो सोच रहा था वो उसे खुशी प्रदान कर रहा था. It became a cherished pastime to his during many dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare and others who were still circling around the bait. तो वो जो है वो ये सोच रहा था इस दुनिया के बारे में, और उसने ऐसे बहुत सारे लोग देखे थे जो ऐसे रैट ट्रैप में फंस चुके थे और बहुत सारे फंसने वाले थे. वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज टर्जिंग along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night, nor was he refused. Instead of the sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk in his loneliness. Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. Finally, he got out an old pack of cards and played majolies with his guest and guest until bedtime. Now, one day what happened, he saw a cottage, means when he was walking through the roadside, he saw a cottage, and what happened when he saw the cottage, he knocked at the door. दरवाजे पे उसने खटखटाया
और जो रोड साइड पे जो घर था उसका दरवाज़ा खुला और एक आदमी, बूढ़ा आदमी था, उसने दरवाज़ा खोला और उसने मतलब कोई रिफ्यूज़ल नहीं जताया, उसने उन्हें अंदर आने दिया। जैसे ही वो अंदर आए तो उसने खिचड़ी चढ़ा दी आग पे। वो बहुत खुश हुआ कि कोई मुझे मिला, मैं अकेला रहता हूँ, मुझे बात करने के लिए कोई मिला। उसने झट से खिचड़ी चढ़ाई और उसे सपर दिया, खाने को दिया। रात के खाने को सपर कहते हैं। तो उसने खाने को दिया। उसके खाने के बाद उसने टोबैको, जो तम्बाकू होता है, उसको बड़े पीस में काटा और अपने लिए और उसके लिए मतलब सिगार बना के दिया। वो दोनों ने सिगार पिया और फिर फाइनली उसने ताश के पत्ते निकाले और ताश के पत्ते से एक गेम होता है मुजोली, वो खेला जब तक कि बेड टाइम नहीं हो गया, जब तक सोने का समय नहीं हो गया। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस with his confidence as with his porridge and tobacco। जितना उसने प्यार से और कॉन्फिडेंस से उसको सपर और टोबैको दिया था, उतना ही जेनरस और काइंड था वो अपने कॉन्फिडेंस में भी। उससे बहुत कॉन्फिडेंस था कि जो गेस्ट आया है वो बहुत अच्छा इंसान होगा। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन द डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी his host had been a crofter at Ramjo's iron works and had worked on the land। तो फिर वो बताता है अपने गेस्ट को, कौन बताता है, जो ओल्ड मैन है वो अपने गेस्ट को, मतलब रैट रैपर को बताता है कि जब मैं जवान था तो मैं रैमजो आयरन वर्क में काम करता था। एज अ क्राफ्टर, मैं ज़मीन पर काम करता था, जो खेती का काम करता था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, अब जबकि वो बूढ़ा हो चुका है और डे लेबर नहीं कर सकता, इतना मेहनत नहीं कर सकता। इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, तो अब उसके पास एक गाय है जो उसको सपोर्ट करती है। येस दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो वो कहता है, हाँ मेरी जो बॉसी है, उसने गाय को एक निक नेम दे रखा है, कहते हैं मेरी बॉसी जो है बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। क्यों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है? बिकॉज शी कुड गिव मिल्क फॉर क्रीमरी एवरी डे एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल द 30 crore इन पेमेंट। कहते हैं मेरी जो बॉसी है वो बहुत अच्छे क्वालिटी का दूध देती है, जो क्रीमरी, जहाँ पर क्रीम और डेयरी प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं, वो वहाँ लायक दूध देती है। और लास्ट मंथ तो मुझे उसकी वजह से 30 crore मिले। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्स इनक्रेड्यूलस, जो स्ट्रेंजर थे वो अबाक थे कि ऐसा भी कहीं हो सकता है। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, और ओल्ड मैन को लगा ऐसे विश्वास नहीं हो रहा है, तो वो विंडो के पास गया। टुक डाउन द लेदर पाउच विच हंग ऑन द नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम, और वहाँ पे एक पाउच टंगा हुआ था और वो पाउच उतारा, कील में टंगा हुआ था, वो उतार के विंडो फ्रेम के पास से लाया। एंड पिक्ड आउट 3 wrinkled 10 crore बिल, और फिर उसमें से उसने 3 crore बिल्स निकाले जो wrinkled थे, मुड़े से थे। These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly। वो उसके आँख के सामने अपने हाथों में लेकर हिला के दिखाता है कि ये देखो 30 crore हैं। एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और फिर उसके बाद उसे पाउच में रख देता है। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन। द क्राफ्टर वॉज इन a hurry to milk his cow, and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had got up। तो जो ओल्ड मैन था
वो जो है दोनों ही दो रैट ट्रैपर और जो ओल्ड मैन थे वो लोग जल्दी सुबह में उठ जाते हैं, गुड सीज़न में मतलब जल्दी उठ जाते हैं। और क्राफ्टर जो है, जो ओल्ड मैन है, उसको जल्दी से दूध निकालने के लिए जाना है गाय का, तो वो निकलने वाला है। तो जब रैट ट्रैपर देखते हैं कि हाउस का ओनर जग चुका है तो मुझे भी बेड में नहीं रहना चाहिए, वो भी जल्दी से उठ जाते हैं। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। दोनों ने जो कॉटेज था वो एक ही साथ छोड़ा। द क्राफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द कीज इन हिज पॉकेट। जो क्राफ्टर था, जो ओल्ड मैन था, उसने दरवाज़ा बंद किया और जो चाबी थी वो अपने पॉकेट में रख ली। द मैन विद द रैट ट्रैप्स सेड गुड बाय एंड थैंक यू एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे। और जो रैट ट्रैपर था उसने उस ओल्ड मैन को थैंक यू कहा, बाय बाय कहा और दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़े। बट हाफ एन आवर लेटर द रैट ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। और आधे घंटे बाद जो रैट ट्रैपर था वो उस कॉटेज के डोर के सामने खड़ा था। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन। वो अंदर नहीं जाना चाहता था। हाउएवर ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, स्मैश्ड अ पैन। उसने वो विंडो के पास गया, उसने जो पैन था, ग्लास था, उसको तोड़ा। स्ट्रक in his hand and got hold of the pouch with the 30 kroner। उसने हाथ डाला, वो बैग पाउच निकाला, पाउच में से वो 30 क्रोनर निकाले। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट। और वो निकाल कर उस मनी को अपने पॉकेट में रख लिया। देन ही हैंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे। फिर हाथ डालकर उस पाउच को वहीं लटका दिया जहाँ पे वो लटकाया हुआ था और फिर वहाँ से चला गया। एज ही वॉकड along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness। वो बहुत खुश हो रहा था अपने स्मार्टनेस को सोचकर कि मैं कितना स्मार्ट हूँ, मैंने कितनी चालाकी से 30 क्रोनर्स हासिल कर लिए। He realized of course that at first he dared नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे। उसे रियलाइज़ हुआ कि मुझे पब्लिक हाईवे पे नहीं चलना चाहिए। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इनटू द वुड्स। और जंगल के रास्ते जाना चाहिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी। पहले कुछ घंटे तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई जंगल में चलने में। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स। और थोड़ी देर बाद वो वर्स होने लगा, बहुत बुरा होने लगा। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू। और वो बहुत ही बड़ा और घना और कन्फ्यूजिंग जंगल था जहाँ पर वो फंस गया था। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ फॉर स्ट्रेंजली। वो अपनी कोशिश कर रहा था कि सही दिशा में जाए, लेकिन बार बार वो ट्विस्ट होके बैक एक ही जगह पे आ जाता था और वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द wood and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest। वो बार बार चल रहा था और चलता था, फिर एक जगह आ जाता था, फिर चलता था, फिर एक जगह। आखिरकार उसे समझ में आया कि वो गोल गोल उसी जगह पे घूम रहा है। All at once he recalled his thought about the world and the rat trap। अचानक से उसे याद आई अपनी कही बात कि ये दुनिया रैट ट्रैप है और ये माया मोह जो है वो रैट ट्रैप है और इसी में लोग फंस जाते हैं। नाउ हिज ओन टर्न हैज़ कम। अब वो सोच रहा है कि अरे मैंने ही कहा और मैं ही इसमें फंस गया, अभी मेरी बारी है, मैंने 30 क्रोनर्स चुराए हैं तो अब मैं इस रैट ट्रैप में फंस गया हूँ और अब ये मेरी बारी है। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेड एंड हैड बीन कॉट। कहता है कि मैं लालच में फंस गया और ये जो 30 क्रोनर्स हैं वो बेड हैं, वो
खाना थे, मुझे लालच आ गई, मैंने उसे ले लिया, अब मैं फंस गया हूँ। द होल फॉरेस्ट विथ इट्स ट्रंक्स एंड द ब्रांचेस, its thickets and fallen logs closed in upon him like a impenetrable prison from which he could never escape. अब जो जंगल है और उसकी थिकनेस जो है, उसके ट्रंक्स जो हैं, पेड़ के जो तने हैं और जो पेड़ गिरे हुए हैं, सब इतने ज़्यादा घने हैं और इतने ज़्यादा डरावने से लग रहे हैं कि उसे लग रहा है कि मैं ऐसे प्रिजन में हूँ जहाँ से मैं कभी भी निकल नहीं सकता हूँ। It was late in December. Darkness was already descending over the forest. The increased the danger and increased also his gloom and despair. अब वो दिसंबर का महीना था। ऑब्वियसली दिसंबर में जो दिन होता है वो छोटा होता है, रात बड़ी होती है, तो वो जल्दी से डार्कनेस हो गई, चारों तरफ डार्क ही डार्कनेस थी। और जो डेंजर था, जंगल का जो डेंजर होता है कि जंगली जानवर होते हैं, वो बढ़ता जा रहा था। और जो रैट ट्रैपर का चेहरा था वो ग्लूमी होता जा रहा था और डल सा पड़ता जा रहा था। फाइनली ही सॉ नो वे आउट, उसे आखिर में कोई रास्ता नहीं दिखा। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, वो ज़मीन पे गिर पड़ा। वो ट्राइड टू डेथ, उसने सोचा मेरी मौत आ गई है। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, और ये सोचकर वो ज़मीन पे लेट गया कि उसका लास्ट मोमेंट आ गया है, लास्ट मरने का समय आ गया है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, जैसे ही उसने अपना सर ग्राउंड पे लगाया, कान लगाया, ही हियर्ड अ साउंड, उसको एक साउंड सुनाई दिया। अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, बहुत तेज़ से ज़ोर ज़ोर से पीटने की आवाज़ आ रही थी। देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज, कोई डाउट नहीं था कि वो किस चीज़ की आवाज़ थी। ही रेज्ड हिमसेल्फ, फिर उसने अपने आप को खड़ा किया। दोज आर द हैमर स्ट्रोक फ्रॉम एन आयरन मिल, उसने कहा ये ज़रूर हैमर स्ट्रोक्स हैं और यहाँ पर कोई आयरन मिल है। ही थॉट देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, यहाँ पे लोग ज़रूर होंगे। ही सैमन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, गॉट अप एंड स्ट्रैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, उसने सारी हिम्मत जुटाई और फिर खड़ा हुआ और धीरे धीरे स्ट्रैगर करता हुआ उसी डायरेक्शन में जिधर से आवाज़ आ रही थी उधर चलने लगा। द रैमजो आयरन वर्क विच वर नाउ क्लोज डाउन, नैरेटर कहती हैं कि जो रैमजोस था जो अब बंद हो चुके हैं, उस टाइम वो खुला हुआ था। वर नॉट सो लॉन्ग अगो अ लार्ज प्लांट विथ स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फ्रॉज, वहाँ पर स्मेल्टर था, रोलिंग मिल था और फ्रॉज था। फ्रॉज जहाँ पर आयरन को गलाया जाता है। In the summer time, long lines of heavily logged barges and scrolls slide down the canal which led to a large inland lake. समर्स के टाइम में तो कैनल के थ्रू इनलैंड लेक तक ये सारे जो आयरन होते हैं वो पहुंचा दिए जाते हैं। एंड इन विंटर्स द रोड नियर द मिल were black from all the coal dust which shifted down from the big charcoal carrots, और विंटर के समय जो रोड यूज़ होती है और रोड यूज़ होती है तो कोल और चारकोल गिरते हैं तो रोड एकदम काली हो जाती है। During one of the long dark evening just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग, एक इवनिंग की बात है, डार्क इवनिंग की बात है, जब क्रिसमस एक दिन बिफोर, क्रिसमस के एक दिन पहले, जैसे 24 तारीख को मास्टर स्मिथ और उसका हेल्पर वो क्या कर रहे थे, फॉर्ज में बैठे थे और फर्नेंस के पास उन्होंने पिग आयरन डाल रखा था, आयरन को गला रहे थे, लोहे को गला रहे थे।
और वो उसे तैयार कर रहे थे कि एनवल पे रखकर उसे पीटा जाए। Everyone now and then one of them got up and stirred the glowing mass with a long iron bar, returning in a few moments dripping with perspiration. Though, as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. दोनों में से एक एक करके एक बार मास्टर स्मिथ जाते थे, एक बार उनका हेल्पर जाता था। क्या करने जाता था? वो स्टर करने जाते थे, चलाने जाते थे जो लिक्विड आयरन होता था कि वो अच्छे से पिघल जाए, तब उसको एनवल पे रख कर पीटा जाए। तो जब वो चलाने जाते थे वहाँ इतनी गर्मी होती थी कि जब वो आते थे तो पसीने से भीग जाते थे, इसलिए उन्होंने क्या पहन रखा था? एक ढीला ढाला लंबा सा शर्ट पहन रखा था और पैरों में वुडन के शूज़ पहन रखे थे, लकड़ी के शूज़ पहन रखे थे। All the time there were many sound to be heard in the forge. हर समय फ्रॉज में आवाज़ें आती रहती थी। किस किस चीज़ की आवाज़ें आती रहती थी आइए जानते हैं। द बिग ब्लोज ग्राउंड एंड द बर्निंग कोल। एक तो ब्लोज जो हवा करते थे फर्नेस को जलाने के लिए, जो पट्टी उसको जलाने के लिए जब हवा करते हैं तो उसकी ग्रॉन सुनाई देती थी। बर्निंग कोल्स के क्रैक सुनाई देते थे, जो कोयला जलता था उसके क्रैक सुनाई देते थे। द फायर बॉय सॉवेल्ड चारकोल इनटू द माउ ऑफ फर्नेस। जो फायर बॉय है, जो हेल्पर है, उसी को फायर बॉय कह रहे हैं, वो क्या करता था? जो उससे फावड़े से चारकोल फर्नेस में डालता था तो उससे बहुत चढ़ की आवाज़ आती थी, मतलब क्लैटर की आवाज़ होती थी, चढ़ था। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और जैसा कि बताया गया है कि बाहर वाटरफॉल था तो झरने के पानी गिरने की बहुत तेज़ आवाज़ आती थी। एंड अ शार्प नॉर्थ विंड विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ। और जो नॉर्थ विंड है वो क्या करती थी? तेज़ हवाओं के साथ बारिश भी लाती थी, तो जब उसके टाइल्स पे बारिश की बूंदें गिरती थी तो बहुत तेज़ आवाज़ें आती थीं। इट वॉज प्रोबेबली ऑन account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace। और यही बात रही होगी कि इतने शोर में ब्लैक स्मिथ को ये सब नज़र नहीं आया कि एक आदमी दरवाज़ा खोल के अंदर आ गया और फॉर्ज में उसके सामने खड़ा है। जब वो एकदम उसके सामने खड़ा हुआ तब उससे रियलाइज़ हुआ कि कोई अंदर आ गया है। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर अ पुअर वेगा बॉन्ड। ये कोई मतलब आश्चर्य की बात नहीं थी वेगा बॉन्ड के लिए। विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द forge by the glow of the light which escaped through the sooty pans, and to come in to warm themselves in front of the fire। ये कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं थी। जो भी वॉन्डरर्स होते हैं उनको शेल्टर चाहिए होता है, तो ऐसी जगह, एक तो ठंड का दिसंबर का मौसम है और दूर से ही लाइट जो है रोशनी दिखाई दे रही है लोहे की, वो पैन्स के थ्रू, जो कि स्मोकी है बहुत, लेकिन उसमें से रोशनी दिखाई दे रही है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं थी वेगा बॉयज़ के लिए, जो वहाँ पर आके खड़ा हो गया। द ब्लैक स्मिथ ग्लांस only casually and indifferently at the intruder। जो ब्लैक स्मिथ हैं उन्होंने बड़े कैजुअली, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग वे में नहीं, बहुत ही नॉर्मल वे में उन्हें देखा और थोड़ा सा इंडिफरेंट वे में देखा कि विदाउट परमिशन जो इंसान अंदर चला जाता है उसे इंट्रूडर कहते हैं। तो वो इंट्रूडर को इंडिफरेंटली देख रहे थे। ही लुक द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड। मतलब ब्लैक स्मिथ ऐसे ही होते हैं। विद अ लॉन्ग बियर्ड, वो कैसा था? रैट रैपर, उसके लंबी दाढ़ी थी, डर्टी गंदा था, रैग था, फटे पुराने कपड़े पहने थे, एंड अ बंच ऑफ रैट रैप्स हैंगिंग ऑन हिज चेस्ट। और कुछ चूहेदानियाँ उसके चेस्ट पे लटक रही थीं।
He asked permission to stay, and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring him with a सिंगल वर्ड। जो रैट रैपर है उसने परमिशन ली ब्लैक स्मिथ से कि मैं यहाँ पर आज की रात रुक जाऊँ। तो जो ब्लैक स्मिथ हैं उन्होंने कंसर्न तो दे दी, लेकिन कोई उनका आओ भगत नहीं किया। बिना आओ भगत किए ही, बिना एक शब्द बोले ही सर हिलाकर उन्होंने कंसर्न दे दिया कि हाँ तुम रुक सकते हो, लेकिन एक भी शब्द नहीं बोला। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग ईदर, ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। जो ट्रैम्प है मतलब रैट रैपर है, जो यहाँ से वहाँ भटकता फिरता है, वो भी यहाँ पर किसी से बात करने नहीं आया था। वो अपने आप को गर्माहट देना चाहता था और सोना चाहता था, इसलिए उसने भी कुछ नहीं बोला। इन दोज डेज द रेमजोस आयरन मिल वॉज ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible, and at this very moment he came into the forge on one of his nightly राउंड ऑफ इंस्पेक्शन। और रेमजोस मिल के जो ओनर थे वो बहुत ही प्रोमिनेंट थे, वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर थे, और उनका एम्बिशन यही था कि वो अच्छे से अच्छा आयरन बना सकें, और इसीलिए वो सुबह भी इंस्पेक्शन पे आते थे और रात में भी इंस्पेक्शन पे आते थे। और अभी रात का समय था तो वो इसी टाइम इंस्पेक्शन पे आए और फौज में घुस गए। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वाज द टॉल रागामोफिन who had seized his way so close to the furnace that the steam rose from his wet rag। उन्होंने रागामोफिन मतलब रैट रैपर को देखा, वो लंबा है और वो इतना क्लोज है, फर्नेस के इतना क्लोज हो रहा है कि उसके कपड़ों में से भाप निकल रही है। The iron master did not follow the example of the blacksmith who had hardly deigned to look at the stranger. He walked close up to him, looked him over very carefully, then tore off his slouch hat to get a better view of his face। उन्होंने ब्लैक स्मिथ की तरह उसे इग्नोर नहीं किया। वो उनके पास तक गए और उनका जो स्लॉट जैसा कैप था उसको हटाकर और अच्छे से फेस देखने की कोशिश की। बट ऑफ कोर्स इट्स यू नील्स ओल्फ, ही सेड, हाउ यू डू लुक। वो एकदम से देखते हैं और एकदम से बहुत चक्के से हो जाते हैं और कहते हैं कि नील्सॉफ, ये आप हैं, आप कैसे हो गए हैं। The man with the rat trap had never before seen the iron master at Ramjo's and did not even know what his name was, but it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner. Therefore he did not want to undeceive him all at once। तो जो रैट ट्रैपर है वो तुरंत समझ गया कि ये मुझे कोई और समझ रहे हैं, और वो क्योंकि रैट ट्रैपर ने कभी उन्हें पहले देखा भी नहीं था, उनका नाम भी नहीं जानता था, लेकिन अब जब वो जान रहा है कि ये मुझे कोई एक्वेटेंस, पुराना दोस्त मान रहे हैं या पुराना वर्कर मान रहे हैं, तो मेरे लिए अच्छा है, हो सकता है कि मुझे और कुछ क्रोनोर्स मिल जाएं, और इसलिए मैं इनको चलो चूना लगाता हूँ, इनको अभी कुछ ना बताकर मैं इनको बुद्धू बनाता हूँ। येस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल्स विथ मी। और कहता है कि हाँ, मेरे साथ ईश्वर ने बहुत गलत किया, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। You should not have resigned from the regiment, said the iron master। आयरन मास्टर ने कहा आपको रेजिमेंट से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए। That was the mistake, वही मिस्टेक है। If only I had still been in the service at that time, it never would have happened।
कहते हैं अगर मैं सर्विस में होता, यही गलती हुई है, और अगर मैं सर्विस में होता तो मैं ये कभी नहीं होने देता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विथ मी, और अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे। टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनोर हाउस and be received by the owner like an old regimental comrade. That however did not please the tramp. Now Rat Trapper वॉज इन कन्फ्यूजन, क्योंकि उसे पता था कि वो किसके हाथों चढ़ गया है। वो रेजिमेंट एक आर्मी ऑफिसर के हाथ लग गया है, और अब उसे डर लग रहा था कि इतने बड़े घर में जाएंगे और एक मिलिट्री मैन उनका स्वागत करेंगे तो वो कहीं पकड़े ना जाए, तो इसका डर उन्हें सता रहा था। नो आई कुड नॉट थिंक इट ऑफ, ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड। बहुत चौकन्ने से होकर उन्होंने सीधे कह दिया रैट ट्रैपर ने कि नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता, मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। ही थॉट ऑफ 30 क्रोनोर्स, उसके दिमाग में वो 30 क्रोनोर्स आए। टू गॉट अप टू द मैनोर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलेंटरीली इनटू द लायंस डेन। उसने कहा ये 30 क्रोनोर्स लेके अगर मैं इस रेजिमेंटल पर्सन के घर में गया तो सेम वैसा ही है कि अपने आप को शेर के गुफा में फेंक देना। ही ओनली वॉन्टेड अ चांस टू स्लीप हियर इन द फ्रॉज एंड देन स्नीक अवे अनकॉन्स्पिरेशली एज पॉसिबल। वो बस चाहता था कि मुझे फ्रॉज में सोने को मिल जाए और मैं सुबह चुपचाप यहाँ से बिना नोटिस, किसी के नोटिस किए बिना ही मैं यहाँ से निकल जाऊँ। द आयरन मास्टर एज्यूम दैट ही फेल्ट एम्बैरेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथ। जो आयरन मास्टर थे उन्हें ये लगा कि ये शर्मिंदा हैं कि ये इतने गंदे कपड़े पहने हुए हैं, मैले कुचैले से कपड़े पहने हुए हैं। Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there. उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी आप ना सोचिए कि मेरा घर बहुत सुंदर है और आप इस तरीके से मेरे घर नहीं चल सकते। He said Elizabeth is dead. एलिज़ाबेथ जो मेरी पत्नी थी वो मर चुकी हैं। As you may already have heard, आपने पहले ही सुना होगा। My boys are abroad. मेरे बच्चे जो हैं फॉरेन में हैं, विदेश में हैं, बाहर हैं। And there is no one at home except my oldest daughter. और मेरे घर में मेरी बड़ी बेटी के अलावा कोई नहीं है, बड़ी बेटी और मैं खाली रहते हैं। We are just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas. हम दोनों बात ही कर रहे थे कि इस बार क्रिसमस में हमारी कंपनी देने को कोई भी नहीं है। Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. अब वो हंसी में कहते हैं कि चलिए अब आप मेरे घर चलिए और क्रिसमस का फूड हम सब मिलकर जल्दी जल्दी ख़त्म कर देंगे। But the stranger said no and again no, and the आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव अप। और स्ट्रेंजर जो था, रैट ट्रैपर जो था, वो बार बार नो 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 पे ही अटका था। तो आयरन मास्टर सोचते हैं अब मुझे ही हार माननी पड़ेगी। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेल प्रेफर टू स्टे विथ यू टुनाइट स्टर्जनस्टॉर्म, he said to the मास्टर ब्लैकस्मिथ। मास्टर ब्लैकस्मिथ का नाम स्टर्जन स्टॉर्म है और वो आयरन मास्टर कहते हैं कि तो एक बार फिर आप ध्यान से देखिए इस पैराग्राफ को, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेल कौन है? नील्स ओलोफ, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उनका पूरा नाम होगा नील्स ओलोफ वॉन स्टेल, कैप्टन नील्स ओलोफ वॉन स्टेल। तो वो कहते हैं कि रैट ट्रैपर को पॉइंट आउट करते हुए कहते हैं कि कैप्टन जो हैं आज आप ही के साथ रहेंगे। स्टर्जन स्टॉर्म ब्लैकस्मिथ का नाम है। वहाँ पर 4 लोग हैं अभी। 4 लोग कौन कौन हैं? ब्लैकस्मिथ, उनका हेल्पर
आयरन मैन और जो है रैट रैपर. बट ही लाव टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे and the blacksmith who knew him understood very well that he had not said his last word. और जब वहाँ से आयरन मैन चलने लगे तो वो मुस्कुराते हैं और उनको मुस्कुराता देखकर ब्लैक स्मिथ समझ जाता है कि अभी इन्होंने आखिरी शब्द नहीं कहा है. आखिरी शब्द नहीं कहा है का मतलब यहाँ हुआ कि अभी ये और भी कुछ करने वाले हैं, यहीं पर इनकी कोशिश ख़त्म नहीं होती है. सो चिल्ड्रन, आई एम कीपिंग टिल हियर फॉर द फर्स्ट पार्ट because it is a lengthy chapter. If I am going to teach you in a one span, then it will be difficult for you. See you in the second part. Till then, keep on reading. If you have any problem, please write down in the comment box. I will be there to help you out. And keep on studying, keep on enhancing your knowledge. Thank you.